हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे से हैं? अपनी सेहत का बहुत ध्यान रख रहे हैं? स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए। और चलिए आज की पढ़ाई हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। हम लोग इसके पहले बिहारी के दोहे पढ़ रहे थे। रीतिकालीन कवि बिहारी के बारे में हमने आपको इसके पहले के वीडियो में भी बहुत विस्तार में बता दिया है। आज थोड़ा और आप जान लीजिए कि रीतिकालीन बिहारी कवि जो बिहारी हैं वो विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। परिस्थिति से प्रेरित होकर उन्होंने जिस काव्य की रचना की, जिस काव्य का सृजन किया, वो हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। रीतिकालीन कवियों में जो रीति सिद्ध बिहारी कवि हैं, इनको विशेष ख्याति प्राप्त है। और बच्चों आपको बता दें कि रीतिकाल के जितने भी कवि थे उसमें उनमें से अधिकांशतः बिहारी के साथ साथ और जो कवि थे वो उनमें अधिकांशतः कवि दरबारी कवि हैं। बिहारी भी दरबारी कवि हैं। ये राजा जयसिंह के दरबार में रहते थे, उनके दरबारी कवि थे ये। ऐसा वर्णन मिलता है कि राजा जयसिंह अपनी नई नवेली रानी के प्रेम में इतने वशीभूत हो गए कि उन्हें राज्य के प्रति अपने उत्तरदायित्व का ख्याल ही नहीं रहा। ऐसे समय पर बिहारी ने अपने दोहों के माध्यम से उन्हें सावधान करने की कोशिश की, उन्हें सचेत करने की कोशिश की और उन्होंने एक दोहा राजा जयसिंह के पास भेजा। दोहा इस प्रकार है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल। अली कली ही सौ विद्यो, आगे कौन हवाल। अर्थात इसमें कवि बिहारी ये समझा रहे हैं भौरे के माध्यम से राजा जयसिंह को कि न इस कली में अभी पराग है, न इसमें मधु है, न ये कली पूर्ण रूप से विकसित हुई है। और इस कली में अगर अभी से आपकी इतनी आसक्ति है, इतना लगाव है, तो आगे क्या होगा। ऐसा वर्णन मिलता है कि इस दोहे का राजा जयसिंह के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा था और वो भोग विलास से निकल करके राज्य काज में रुचि लेने लगे। उन्होंने दरबार में पधार कर बिहारी कवि को सम्मानित भी किया। इस प्रकार बच्चों बिहारी कवि ने अपनी काव्य रचना के माध्यम से राजा के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाया। इसके पहले हम लोग बिहारी के नीति के दोहे पढ़ रहे थे। इनके जो नीति संबंधी दोहे हैं ये सारे नीतिपूर्ण हैं और समाज में कैसे व्यवहार करना चाहिए ये हमें सिखाते हैं। इनके प्रत्येक दोहे कोई न कोई सीख देते हैं। सारे दोहे इनके शिक्षाप्रद हैं और ये नीति संबंधी दोहे अपने आप में जीवन के अनुभवों को, जीवन की सच्चाई को समेटे हुए हैं। ये सभी नीति संबंधी जो दोहे इनके हैं उनमें जीवन का गहरा अर्थ छिपा हुआ है। इनकी भाषा सरल और आसान है, जैसा कि आप पढ़ते तो आप समझ में भी आ जाता है। और इनके अर्थ सराहनीय और सुंदर हैं। इनके दोहे देखने में तो छोटे लगते हैं, लेकिन अगर इनके अर्थ पे गौर किया जाए तो ये दोहे इंसान के हृदय को छूने वाले बेहद भावुक और मार्मिक संदेशों को अपने अंदर छिपाए हुए हैं। और यही वजह है कि बिहारी के दोहे आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं। चलिए इन्हीं लोकप्रिय दोहों में से आज एक दोहे का भावार्थ हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं और दोहा आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बुरो बुराई जो तजय, तो चितु खरौ डरातु। ज्यों निकलंकु मयंकु लखी, गनय लोग उत्पातु। इसका भावार्थ इस प्रकार है, बुरो बुराई जो तजय। अगर बुरा व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति अगर अपनी बुराई छोड़ देता है, तो चित्त खरौ डरात। तो चित्त माने होता है मन, खरौ और अधिक, डरातु डर जाता है। अगर बुरा व्यक्ति अपनी बुराई छोड़ देता है तो मन और अधिक आशंकित हो जाता है, मन और अधिक डर जाता है। ज्यों निकलंकु मयंकु लखी, गनय लोग उत्पातु। जैसे निष्कलंक चंद्रमा को देख करके, निकलंकु निष्कलंक, मयंकु चंद्रमा, लखी माने देखना, गनय लोग उत्पातु, लोग उत्पात गिनने लगते हैं, यानी लोग उत्पात की आशंका करने लगते हैं। इसका मतलब ये है कि कवि का कहना ये है कि बुरा व्यक्ति या जिसकी जो प्रकृति है, जिसका जो स्वभाव है,
वो किसी भी स्थिति में चाहे कितना भी प्रयास कर ले व्यक्ति, वो बदल नहीं सकता है। अगर वो बदल रहा है या बदला हुआ दिख रहा है तो निश्चय ही उसमें उसका कोई अपना स्वार्थ है या वो कोई बहुत बड़ा और अहित कर सकता है। इसलिए अगर दुष्ट व्यक्ति बदला हुआ दिख रहा है या अच्छा दिख रहा है तो और अधिक सावधान होने की ज़रूरत है। ऐसा कवि कह रहे हैं कि बुरो बुराई जो तजय, अगर बुरा व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति अगर अपनी बुराई को छोड़ता हुआ दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, तो चित्त खरौ डरात, तो मन और आशंकित हो जाता है और डर जाता है कि पता नहीं अभी कौन सा नया नुकसान करने वाला है या कोई मेरा बड़ा मेरी कोई बड़ी हानि करने वाला है। जो निकलंकु मयंकु लखु, ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा में काला धब्बा है, निष्कलंक नहीं है चंद्रमा। लेकिन ऐसा ज्योतिष में वर्णन मिलता है कि अगर चंद्रमा निष्कलंक दिखता है, उसमें वो काला धब्बा नहीं दिखता है, तो ऐसा उसमें वर्णन मिलता है कि ऐसा होगा तो संसार में तरह तरह की प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, हिम वर्षा शुरू हो जाएगी, तरह तरह के उपद्रव होंगे। तो इसलिए जैसे ही निष्कलंक चंद्रमा दिखाई देता है तो लोग और अधिक भयभीत हो जाते हैं। इन्होंने बुरे व्यक्ति की तुलना यहाँ पर निष्कलंक चंद्रमा से की है। तो बच्चों, ये अर्थ आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह का एक दोहा और बिहारी ने लिखा है जिसमें उन्होंने इसी तरह की बात कही है कि कोटि जतन कोऊ करे, कोटि जतन कोऊ करे, परे न प्रकृति बीच, नल बल जल ऊंचो चढ़े, तऊ नीच के नीच। अर्थ समझ में आ रहा होगा बच्चों कि दुष्ट व्यक्ति जिसकी जो प्रकृति है, जिसका जो स्वभाव है, वो कभी बदल नहीं सकता। अगर दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति है तो आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, वो नीच का नीचे ही रहेगा। ये इसमें इस उदाहरण में भी उन्होंने यही बात कही है। इसमें बच्चों, इस दोहे में उनकी ज्योतिष विद्या की भी जानकारी का पता चल रहा है। ये जो दोहा है वो उनकी ज्योतिष ज्ञान का परिचायक है कि उनको ज्योतिष ज्ञान का भी ज्ञान था, क्योंकि इसमें निष्कलंक मयंक चंद्रमा की बात की गई है। तो इस तरह आपका ये अर्थ बच्चों, भावार्थ हमने आपको बताया, समझ में आ गया होगा। अब आप जानते हैं जैसा कि इसके बाद आपका काव्यगत सौंदर्य आएगा। काव्यगत सौंदर्य में बच्चों रस शांत रस है, छंद दोहा छंद है, और इसमें अलंकार बुरो बुराई ब शब्द की आवृत्ति है। कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार, ठीक है। और भाषा इनकी ब्रज भाषा है, आसान है, सरल है। कई बार हमने आपको पढ़ाते समय बताया है कि इनकी भाषा सरल और आसान ब्रज भाषा है, और इनकी शैली मुक्तक शैली है। तो ये आपका भावार्थ यहाँ पर पूरा हो गया। अब इसके बाद बच्चों दूसरा दोहा हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, उसका भावार्थ बताने जा रहे हैं। और दूसरा दोहा आपकी स्क्रीन पर ये रहा। स्वार्थ सुकृतु न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पानी पर, तू पक्षी नु न मार। इस दोहे में बिहारी ने बाज पक्षी के माध्यम से राजा जयसिंह को सावधान किया है। राजा जयसिंह मुगल शासक के हाथों की कठपुतली बन गए थे, और उन्हीं के कहने पर अज्ञानतावश वो अपने ही साथी हिंदू राजाओं पर आक्रमण कर रहे थे, उनका वध कर रहे थे। तो इसको देख करके बिहारी ने ये दोहा लिखा था कि स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पानी पर, तू पक्षी नु न मार। अब जैसे हम पढ़ रहे वैसे आप ध्यान से सुनिए बच्चों, तो आपको अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। स्वार्थ सुकृतु, ना तो इस कार्य से कोई स्वार्थ आपका सिद्ध हो रहा है, सुकृतु अच्छा कार्य, सु माने अच्छा, ना तो कोई ये अच्छा कार्य है, श्रम वृथा और परिश्रम भी बेकार जा रहा है। मतलब जो आप कार्य राजा जयसिंह को, इन्होंने इसमें बाज पक्षी के माध्यम से राजा जयसिंह को सावधान किया है। तो बाज के लिए पहले बाज के अर्थ में आप इसका अर्थ देखिए कि स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, ना इसमें कोई आपका स्वार्थ सिद्ध होगा, कोई आपका भला होने वाला है, ना कोई ये पुण्य का काम है, अच्छा कार्य है, और ना और इसके साथ साथ इसमें परिश्रम भी आपका बेकार जा रहा है। देख विहंग विचार,
विहंग माने पक्षी। हे पक्षी राज, एक बार विचार करके देखो। बाज को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कवि कि हे बाज पक्षी, एक बार विचार करके देखो कि जो ये कार्य तुम कर रहे हो उसमें तुम्हारा अपना क्या लाभ है, तुम्हें क्या फायदा है। न तो तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, न तुम्हारा कोई ये अच्छा कार्य माना जाएगा, और तुम्हारा परिश्रम भी, तुम्हारी मेहनत भी बेकार जा रही है। बाज पराए पानी पर तू पक्षी नु न मारे। इसलिए हे बाज पक्षी, पराए पानी पर, दूसरे के कहने पर, दूसरे के स्वार्थ की पूर्ति के लिए, बाज पराए पानी पर तू पक्षी नु न मारे। तू अपने जात की पक्षियों का वध मत कर, अपने जात के पक्षियों को मत मार। प्राचीन काल में बाज पक्षी के माध्यम से छोटे छोटे पक्षियों का शिकार भी किया जाता था। तो उसी संदर्भ में बिहारी कवि कह रहे हैं कि हे बाज पक्षी, एक बार अच्छे से विचार कर लो। अब यहाँ बाज पक्षी राजा जयसिंह को कहा है कि हे राजा जयसिंह, एक बार आप देखिए कि जो आप कार्य कर रहे हैं, दूसरों के कहने पर, दूसरों की स्वार्थ पूर्ति के लिए जो आप कार्य कर रहे हैं, क्या वो अच्छा कार्य है, या क्या उससे आपका कुछ भला होने वाला है, आपका कोई स्वार्थ उससे सिद्ध होता है, या आपका परिश्रम जो इतनी आप मेहनत कर रहे हैं क्या वो सफल हो रहा है। देख विहंग विचार, हे राजा जयसिंह, एक बार आप अच्छे से इस पर विचार करके देखिए। बाज पराए पानी पर तू पक्षी नु न मार। इसलिए हे राजा जयसिंह, आप दूसरों के कहने पर अज्ञानतावश अपने ही साथी हिंदू राजाओं का वध मत करिए और न उन पर आक्रमण कीजिए। इस दोहे में बाज पक्षी को माध्यम बनाया है, किसको सावधान करने के लिए? राजा जयसिंह को। ये भावार्थ आपका हो गया। एक बार हम और पढ़ देते हैं, आपको अर्थ क्लियर हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। स्वार्थ सुकृतु न श्रम वृथा, अलग अलग करके पढ़िएगा तो आपको भी अर्थ स्पष्ट होगा। स्वार्थ सुकृतु न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, विचार करके हे पक्षी एक बार देख लो। बाज पराए पानी पर तू पक्षी नु न मारे, मत मारो, अपने ही साथ के लोगों का नुकसान मत करो, अपने ही साथ के लोगों का वध मत करो। बच्चों, ये दोहा जो है इतिहास की वास्तविक घटना पर आधारित है, इसलिए ये दोहा विशेष महत्व भी रखता है। अब भावार्थ आपको हमने बता दिया, भावार्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके काव्यगत सौंदर्य पर हम आते हैं बच्चों। काव्यगत सौंदर्य में पहला आता है रस। रस शांत रस है, छंद दोहा छंद है, अलंकार है विहंग विचार। कौन सा अलंकार है सोचिए? अनुप्रास अलंकार है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे शब्दों की आवृत्ति हुई है। और किस शब्द की आवृत्ति हुई है? ब शब्द की आवृत्ति हुई है। पराए पानी पर, यहाँ कौन सा अलंकार होगा? वही अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ पर प शब्द की आवृत्ति हुई है। एक यहाँ पे अन्योक्ति अलंकार है बच्चों। अन्योक्ति अलंकार में होता है कि कोई भी बात सीधे साधे ढंग से न कह करके किसी के माध्यम से बात कही जाती है। जैसे इसी दोहे में आप देखिए कि यहाँ पर राजा जयसिंह से सीधे साधे ढंग में बात ना करके बिहारी कवि ने बाज पक्षी को माध्यम बनाया है, उनको सावधान करने के लिए, उनको समझाने के लिए उन्होंने प्रयास किया है समझाने का। तो यहाँ पर सीधे साधे ढंग से बात नहीं कही गई है, बल्कि बाज पक्षी को माध्यम बना करके राजा जयसिंह को सावधान किया गया है। तो इसलिए यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। इसके बाद आप आइए, आपकी ये भाषा सरल और आसान वाली, वही बिहारी की ब्रज भाषा, और शैली मुक्तक शैली। समझ में आ गया होगा बच्चों आपको इसका भी भावार्थ अच्छे से। अब आपके जितने भी नीति के दोहे थे वो यहाँ पे समाप्त होते हैं। सारे बिहारी की नीति के दोहों का भावार्थ हमने आपको बता दिया है, और हर दोहे से बच्चों आपने कुछ न कुछ जीवनोपयोगी, जो आपके जीवन में काम आने वाली हैं, ऐसी बातों को जरूर आपने सीखा होगा। क्योंकि ये जो बातें हैं ये जीवन को एक नई दिशा देती हैं, उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमको प्रेरित करती हैं। तो इसलिए बच्चों अंत में हम आपसे यही कहेंगे कि जहाँ कहीं भी जीवन में कुछ भी अच्छा सीखने का, अच्छा जानने का अवसर मिले तो चूकिएगा नहीं, सीखिए, पढ़िए, जरूरी है जीवन को सुखी बनाने के लिए।
लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है बच्चों कि जो आप पढ़ते हैं, जो आप सीखते हैं, उसको अपने जीवन में उतारिए। तभी सही मायने में पढ़ना आपका सार्थक होगा और आप देखेंगे एक दिन आपका जीवन बहुत सुंदर, सुखमय और खुशहाल होगा जब आप इन बातों पर अमल करेंगे, इन बातों को अपने जीवन में उतारेंगे। चलिए अब यहीं पे आपका आज का ये क्लास या आपकी कक्षा यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि बिहारी कवि आपके पाठ पूरा भावार्थ इसका समाप्त हो गया है। अगले वीडियो में नए पाठ के साथ फिर आपसे मिलते हैं और आपके सुंदर भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं।